नमस्कार दोस्तों, अनिकेत शेखर फिर से आपका स्वागत करता है आज फैक्ट चेक के एक नए एपिसोड में। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा ये अच्छा लग रहा होगा और आपको बहुत सारी जानकारियाँ भी मिल रही होंगी। और किसी भी पोस्ट पर, किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट हो या किसी भी न्यूज़ जो आपके सामने आती है दिन भर में, उस पर आप आंख मूंद का भरोसा नहीं करते होंगे। आप ज़रूर उसके बारे में छानबीन करते होंगे, चेक करते होंगे, उसकी सत्यता जांच करने की ज़रूर कोशिश करते होंगे और आशा करते हैं कि उस चीज़ को आप और अच्छी तरह से बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं और उनको भी इस सोशल मीडिया पर जितने भी न्यूज़ आते हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर न्यूज़ आते हैं, उन सब पर बिना सत्यता जांच किए, बिना उसके पुष्टि किए आप आगे उसको ना फॉरवर्ड करिए, ना ही किसी उसके बारे में आगे बात करिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यह प्रयास आप सबको बहुत बहुत जानकारियाँ देती है होगी और हमारा यह प्रयास लगातार जारी रहेगा। तो आज के फैक्ट चेक एपिसोड में हम फिर से कुछ नई खबरों का विश्लेषण करेंगे, कुछ वायरल वीडियोस जो सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं या कुछ न्यूज़ जो सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं उसके बारे में फैक्ट चेक करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का फैक्ट चेकिंग। पहला आर्टिकल हमने लिया है आल्ट न्यूज़ से, जो प्रकाशित हुआ है 21 जनवरी 2026 को। इसमें दावा किया गया है, फैक्ट चेक किया गया है कि एम्बियंस मॉल गुरुग्राम के पास बर्फबारी हुई है। अब इसमें क्या सत्य है क्या नहीं है, इसके बारे में हमने आगे जांच पड़ताल की है, तो हमने पाया कि यह फैक्ट गलत है। इसका जो दावा किया जा रहा है ये 2026 जनवरी 2026 के बारे में नहीं है। इसमें इस वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि गुड़गांव में मेंस मॉल के पास अभी हाल ही में बर्फबारी हुई है। सच्चाई में ऐसा है कि एक भरोसेमंद कोई मौसम रिपोर्ट हमें जानकारी नहीं मिलती है कि 2026 में इस तरह की कोई बर्फबारी हुई है। वायरल वीडियो मार्च 2023 का है। उस दिन वहाँ ओलावृष्टि हुई थी जिसमें सड़कों पर सफ़ेद ओले पड़े दिखाई दे रहे थे। इसे गलत तरीके से बर्फबारी बताकर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें रिलेट करके और उन लोगों को भ्रम फैला के कैसी बातें फैलाई जाती है, फेक न्यूज़ किस तरह से फैल जाता है। अच्छा, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यही है कि वीडियो हाल ही में गुरुग्राम में बर्फबारी दिखाने वाला नहीं है। यह एक पुराना ओलावृष्टि वीडियो है जिसे गलत संदर्भ में साझा किया जा रहा है। बढ़ते हैं हमारे दूसरे खबर की तरफ, जो एक मलयालम इंग्लिश अखबार द हिंदू में प्रकाशित हुई है और यह पत्रिका दीपिका के एक एडिटोरियल कैथोलिक चर्च के मुख्य पात्र के संदर्भ में है। जनवरी 2026 में ये प्रकाशित हुई है। चर्च जिसका शीर्षक है चर्च रेजेस अलार्म ओवर अटैक्स ऑन क्रिश्चियंस। अगर इसके बारे में हमने आगे जांच की तो हमने पाया कि इस आर्टिकल में जिस बात बारे में चर्चा की जा रही है उसमें ईसाइयों पर बढ़ते हमलों पर चिंता जताई गई है। जैसे चर्च नेताओं का कहना है कि कुछ राज्यों में क्रिश्चियन समुदाय पर हमले, डराना धमकाना और हिंसक घटनाएं बढ़ रही है। कई रिलीज रिपोर्टों में भी बीते कुछ वर्षों में ईसाइयों पर हिंसा व प्रताड़ना की घटनाओं में बढ़ोतरी दर्शाई गई है, जिसमें 2024 में 800 प्लस रिपोर्ट मामले बताए गए हैं और 2025 में भी दर्जनों घटनाओं की सूचना है। लेकिन हम जो इस वीडियो के थ्रू बताया जा रहा है, इस खबर से यह तय नहीं होता है कि आरोप या दावा तथ्यों सहित सत्य है। चर्च और क्रिश्चियन संगठनों की रिपोर्ट के आधारित बयान है, न कि स्वतंत्र सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। संक्षेप में बताएं तो यह दावा कि चर्च ने भारत में ईसाइयों पर हमले होने की चिंता जताई है सही है और चर्च तथा क्रिश्चियन संगठनों ने ऐसे मामलों को लेकर चिंता जताई है। हम इस बात को मानते हैं। इन रिपोर्टों के आधार पर कहा जा रहा है कि ईसाइयों के खिलाफ हिंसा या प्रताड़ना की घटनाएं कुछ हिस्सों में बढ़ रही है। तो ये एक चिंता का विषय है।
हाँ, और इस पर सरकार को लोकल प्रशासन को ज़रूर कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि हमारे जो सोशल बैलेंस है, हम अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, सब का आपसी सौहार्द बना रहे और हम एक भारतीय के तौर पर इस देश में हमारी एक आइडेंटिटी हो। बढ़ते हैं आगे की खबर की तरफ, जो है अखबार द हिंदू में प्रकाशित हुआ है 21 जनवरी 2026 को। शीर्षक है एडजस्टिंग स्टूडेंट्स नॉट आवर मैंडेट, डू इट योरसेल्फ, J&K एग्ज़ाम बोर्ड टू गवर्नमेंट। अब इस आर्टिकल की तरफ हमने जब जांच पड़ताल की तो हमें कुछ जो दावा किया जा रहा है उससे थोड़ा अलग दिख रहा है, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जिसमें दावा ये है कि जम्मू कश्मीर परीक्षा बोर्ड ने 50 MBBS छात्रों को एडजस्ट करने से इनकार कर दिया गया है, इनकार कर दिया सीधा। तो ऐसा नहीं है, एक्चुअल में सच्चाई इसका क्या है कि JKBOPEE जम्मू कश्मीर प्रवेश परीक्षा बोर्ड ने कहा कि छात्रों को एडजस्ट करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मना नहीं किया है, बल्कि उन्होंने कहा है कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। NMC ने वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की MBBS अनुमति रद्द कर दी, जिससे 50 छात्रों का भविष्य अटक गया। तो बात ये है, फिर बोर्ड ने J&K सरकार से समाधान निकालने और अन्य मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन देने को कहा है। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि यह खबर गलत नहीं है। परीक्षा बोर्ड ने जिम्मेदारी से इनकार नहीं किया, बल्कि कानूनी प्रक्रिया के तहत सरकार से फैसला लेने को कहा है। तो दृष्टिकोण कितना चेंज हो जाता है अगर किसी चीज़ को आप गलत तरीके से लो और उस चीज़ को सही तरीके से लो। तो जो खबरें दिखाई जाती हैं उस और जो हमारे सामने रोज़ कई पोस्ट आते हैं, उसमें दिखाने का तरीका और नज़रिया भी मायने रखता है। इन पोस्ट से, इन फैक्ट चेक से हम यही समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ, जो है द हिंदू में ही प्रकाशित हुई है 21 जनवरी 2026 को। शीर्षक है फेलिंग ऑफ 17,625 ट्रीज वाज क्लियर्ड फॉर 13 चारधाम रोड स्ट्रेचेस सेंटर टू NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसमें जो बताया गया है बातें, उसके बारे में हमने फैक्ट चेक किया, तो इसमें भी भ्रामक दावा किया जा रहा है कि चार धाम प्रोजेक्ट के लिए हाल में 17,625 पेड़ काटे गए। अब एक सिर्फ शीर्षक से आप समझ सकते हैं कि इसको किस तरह से पेश किया जा रहा है, बट इसका आगे हमने एनालिसिस किया तो हमें मिलता है कि केंद्र सरकार ने NGT को बताया कि 2017-2020 के बीच चार धाम परियोजना की 13 सड़क परियोजनाओं के लिए 17,625 पेड़ों की कटाई की मंजूरी दी गई थी। ये पहले ही मंजूरी दी गई थी जो 2017 से 2020 के बीच में, और यह कोई नया आदेश नहीं है। मामला पुराने अनुमोदनों और पर्यावरण अनुपालन की समीक्षा से जुड़ा है। निष्कर्ष क्या निकलता है, यह खबर सही संदर्भ में है, लेकिन इसे हालिया कटाई बताना गलत या भ्रामक है। हाल का नहीं है, बहुत पहले से ही इस बारे में डिसीजन लिया जा चुका था और उसके हिसाब से ही फिर आगे पेड़ को काटा गया और ये सरकार के एक प्रोजेक्ट का हिस्सा था। आगे बढ़ते हैं, हमारे पांचवें खबर का छपी है इन द इंडियन एक्सप्रेस में 21 जनवरी 2026 को। हाउ MP ट्रिब्यूनल आइकॉन्स स्टैचू बिकेम अ मॉन्यूमेंट टू एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। बताया क्या जा रहा है यहाँ कि दावा किया जा रहा है मध्य प्रदेश में आदिवासी नेता टाट्या बामला भील की प्रतिमा सही सामग्री से नहीं बनी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। जब हमने आगे इसका जांच पड़ताल किया तो हमने पाया कि प्रतिमा फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर FRP से बनाई गई है, जबकि योजना मार्बल या धातु की थी। तो जो प्रोजेक्ट किया गया था वो धातु के लिए प्रोजेक्ट किया गया था कि उसके हिसाब से बनाया जाएगा, लेकिन इसमें सामग्री कुछ अलग ही यूज़ किया गया। प्रशासन ने समय सीमा और ठेकेदार की कमी के कारण गुणवत्ता पर नियंत्रण नहीं कर पाया है, ऐसा हम मानते हैं और ऐसा ही है।
तो निष्कर्ष यही निकलता है कि प्रतिमा का निर्माण प्रशासनिक चूक के कारण कम गुणवत्ता वाली सामग्री से हुआ, कोई फर्जी खबर नहीं है। इसको फर्जी खबर नहीं मानेंगे, इसको सही खबर मानेंगे। और जो इसके लिए आवंटित किया गया था कि इसको मार्बल या धातु का बनाना चाहिए, उसके जगह पर जो यूज़ किया गया वो फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलीमर का यूज़ किया गया। तो ये प्रशासन की कमी बोली जाएगी, या उनकी गुणवत्ता या उनकी भ्रष्टाचार है, जो भी है। तो खबर सही है, लेकिन इसको भी अलग परिप्रेक्ष्य में न देके प्रशासन की कमी के रूप में देखनी चाहिए। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हमारे छठे खबर की तरफ। ये जो है बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा है, प्रकाशित हुआ जनवरी 21, 2026 में। रुपीज स्लिप्स टू न्यू लो वर्सेस यूएस डॉलर, इंडिया एम कैप बिलो 5 ट्रिलियन डॉलर। ये बहुत बड़ी खबर है, और जिस चीज़ का दावा मोदी सर हर जगह करते हैं, या बीजेपी हर जगह प्रचार में करती है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमने बन गया, हमने जापान को पीछे छोड़ दिया। तो उस बारे में एक फैक्ट चेक किया गया है कि इंडियन करेंसी का जो रुपए की वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले बहुत गिर गई है, और जिसके कारण जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा किया जा रहा है उसमें भी फ़र्क आया है, वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, कि इसके बारे में हम आपको बताते हैं। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले एक निचले स्तर 91.7 पर गिर गया, जो 0.8% की गिरावट है। अभी निफ्टी और सेंसेक्स भी 3 महीने के सबसे कम समय स्तर पर आ गए, जिससे भारत का बाजार पूंजीकरण एम कैप 5 ट्रिलियन से नीचे 454 रुपये के हिसाब से ट्रिलियन, यानी कि 4.95 डॉलर ट्रिलियन हो गया। कारण क्या है इसका? इतने रुपये के जो वैल्यू है उसमें गिरावट का कारण अगर हम जानना चाहें तो वैश्विक जोखिम भावना में गिरावट हुई है, अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान और जापानी बॉन्डों में बिकवाली से विदेशी निवेशकों की निकासी हुई है। ये है, आरबीआई ने इसको कंट्रोल करने के लिए हस्तक्षेप किया है, और रुपये को 91.74 पर स्थित करने के लिए 1 से 2 बिलियन बेच दिए हैं। लेकिन आगे भी दबाव बने रहने की संभावना है, और विशेषज्ञों के अनुसार रुपये में और गिरावट आ सकती है, और ये 92 के स्तर को छू सकता है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, और इस खबर को सिर्फ खबर ना समझें, ये हमारे रोज़ की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मैटर है, जो कि रुपए में गिरावट होने से हर तरह से सिर्फ भारत की इकोनॉमी ही नहीं डाउन होती है, बल्कि हमारे जो करेंसी, हमारे जेब में जो पैसा है उसका भी वैल्यू गिरता है, और हर तरह से ये हमारे लाइफ को भी अफेक्ट करती है। तो इस खबर को हम फैक्ट चेक में सही पाया गया है, और हम सरकार से, आरबीआई से, और जो भी गवर्निंग अथॉरिटीज़ हैं उन सब से यह रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि हमारे लिए, एक सामान्य भारतीय के लिए आप प्लीज़ जो दावे सिर्फ नहीं करिए, बल्कि आप ज़मीनी स्तर पर इन चीज़ों को कुछ अच्छे कदम उठाइए, जिससे कि भारत की करेंसी की वैल्यू बढ़े और हमारे ऊपर जो बर्डन है वो कम हो। एक आम जनता, एक आम नागरिक के ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा है उसको कम किया जाए। आगे बढ़ते हैं। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस में 21 जनवरी 2026 को रिपोर्ट छपी है, जिसमें है दिल्ली रनवे क्लोजर में पुश एयर फेयर्स अप। अब इसमें बड़ा दावा किया जा रहा है, इसके बारे में हमने फैक्ट चेक किया। पहले तो दावा क्या किया जा रहा है कि दिल्ली के AG एयरपोर्ट, IGI एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे 11R/29L को 16 फरवरी से कम 4 महीने के लिए बंद किया जाएगा, जिसमें एयरक्राफ्ट की क्षमता 15 से 20% घट जाएगी, और इससे दिल्ली में उड़ान के किरायों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो ये खबर सही है। अगर आप जानते हैं बहुत व्यस्त एयरपोर्ट है दिल्ली एयरपोर्ट, और उसके किसी भी रनवे को अगर आप 4 महीने के लिए बंद कर दीजिए तो उस पर बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाता है, और इस चीज़ का
मनमाना तरीक़ा से कहा जा सकता है कि जो एयरक्राफ्ट एजेंसियां हैं वो किराए में बढ़ोतरी करके फ़ायदा कमाना चाहती हैं। तो फैक्ट चेक में तो सही पाया गया है। इसमें दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL ने कहा कि वे 1514 दैनिक उड़ानों को बनाए रखेंगे और प्रभाव को कम से कम करने के लिए शेष रनवे पर ऑपरेशन पुनर्गठित करेंगे। ये उनका कहना है, पर हम भी ये अपेक्षा करते हैं कि आप भले आप 4 महीना तक एक बंद रखिए, बट जो किराए में रही है या जो सुविधाएं हैं उनमें कमी नहीं होनी चाहिए और किराए में बढ़ोतरी भी नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं हमारे आगे की खबर पर। यह है द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ है जनवरी 4, 2025 को। शीर्षक है मॉब फोर्स्ड पास्टर टू ड्रेन वाटर, वाइफ क्लेम्स कॉप्स रिफ्यूज्ड टू टेक एक्शन फोर्सिंग हर टू अप्रोच SP। ये भी एक ऐसी खबर है जो कि मन को, दिल को झकझोर देता है कि आज हम स्वतंत्रता के इतने समय के बाद भी इस तरह की घटना होती है। तो हमने इस चीज़ को चेक करने फैक्ट चेक किया। कहा क्या जा रहा है पहले वो समझते हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा में एक पादरी के भीड़ ने नाली के पानी पीने के लिए मजबूर किया, जिसकी पत्नी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और उसे SP से संपर्क करना पड़ा। खबर की जांच पड़ताल किया हमने, अलग अलग स्रोतों से पता करने की कोशिश की, तो ये खबर सही है और ये समाज के लिए, हमारे भारतीय मॉडल के लिए ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। दूसरा कि पुलिस प्रशासन भी इस पर अगर चुप हो जाता है तो फिर आम जनता कहाँ जाएगी, और इन चीज़ों को जो लोग करते हैं उनका मनोबल और भी बढ़ता है। पुलिस ने क्या किया कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया है SP के हस्तक्षेप के बाद, और मामले की जांच जारी है। घटना धर्मांतरण के आरोप से जुड़ी है, जिस पर कांग्रेस ने सरकार की आलोचना की है और भाजपा ने इसे विपक्ष का राजनीतिकरण बताया है। पुलिस जांच के अनुसार घटना में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप हैं और कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो राजनीति अपनी जगह भी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस BJP पर और BJP कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, और दूसरी तरफ पुलिस अपने यहाँ कार्रवाई कर रही है और इस घटना को धार्मिक उन्माद के रूप में बढ़ाने की भी कोशिश किया जा रहा है, जिसके लिए हम आपको अलर्ट करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा ना दें, और कोई भी वीडियो इस तरह की आती है तो आप, या कोई भी खबर आपके पास आती है तो आप उसको फॉरवर्ड ना करें बल्कि डिलीट कर दें। हाँ, हमें आपसी सौहार्द बनाए रखना है। किसी भी जाति धर्म के लोग हों, सबको मिल के रहना है। बढ़ते हैं आगे। हिंदुस्तान टाइम्स में 5 दिसंबर 2025 की एक खबर है, जिसका शीर्षक है आफ्टर ST रिपोर्ट्स एम्स में इंस्टॉल HEPA फिल्टर्स, हेल्थ मिनिस्ट्री टू एक्ट ऑन दिल्लीज एयर पॉल्यूशन प्लान आफ्टर क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट्स अप्रोच। कहा क्या जा रहा है इस आर्टिकल में, वो बताते हैं कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के गंभीर मुद्दों को संबोधित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के बाद एम्स सहित सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में HEPA फिल्टर लगाने का फैसला किया है। तो खबर को हमने जांचा पड़ताला तो ये पाया है कि ये खबर सही है। सरकार ने हिंदुस्तान टाइम्स के एक प्रकाशित लेख के बाद इस कदम को उठाया है, जो कि सरकार को, दिल्ली सरकार को वो पहले ही उठाना चाहिए। दिल्ली सरकार की, BJP सरकार को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता और AQI इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ है हालिया दिनों में, और सरकार इसके लिए अलग अलग तरह से कोशिश कर रही है, पर जो डेडिकेशन होना चाहिए, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए, वैसी प्राथमिकताएं सरकार नहीं दे रही है, बल्कि किसी न्यूज़पेपर पर आर्टिकल छपने के बाद बाध्य होकर सरकार कुछ ऐसे कदम उठा रही है। तो हम ये ज़रूर बोलना चाहेंगे कि आप सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस चीज़ को आप अपने तरफ से इनिशिएटिव लेके करें।
कदम क्या है? यह कदम दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण स्तर के कारण उठाया गया है, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन गया है। बहुत बड़ी बात है। आपके बच्चे भी वही सांस, वही प्रदूषित हवा लेंगे, जो गरीब हो या अमीर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सबके लिए बराबर की बात होनी चाहिए और सबको इस बात का सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ, दिल्ली में सरकार को वायु प्रदूषण नियंत्रण पे कठोर कदम उठाने ज़रूरी है। HEPA फ़िल्टर के बारे में मैं आपको बताऊं तो वो एक हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेटर एयर फिल्टर है। सरल शब्दों में कहें तो यह एक विशेष प्रकार का एयर फिल्टर है जो हवा से 99.97 तक छोटे कणों जैसे धूल, धुआं, वायरस, बैक्टीरिया को साफ कर देता है। तो ये महंगा आता है, ये हर कोई आम आदमी अपने घर पर नहीं लगा सकता है। ये इसलिए सरकार भले ऑफिसेज और अस्पताल या बाकी जगह इसको लगा दें, इसके बाद भी उनको एयर क्वालिटी इंडेक्स में ज़रूर सुधार करना चाहिए और इसके लिए जो भी कदम उठाने ज़रूरी है वो कदम उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली खबर ये भी हिंदुस्तान टाइम्स में जनवरी 26, 2026 में ही प्रकाशित हुई है। शीर्षक है हाई अमोनिया लेवल्स इन यमुना डिस्टर्ब्स वाटर सरप्लस अक्रॉस सिटी। कहा क्या जा रहा है कि यमुना नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ने से दिल्ली के कई हिस्सों में पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। यह उपचार संयंत्रों में पानी को साफ करने में परेशानी हो रही है। अब यहाँ भी दिल्ली के संदर्भ में ही दावा किया जा रहा है। हमने पिछली खबर में बात किया दिल्ली में वायु प्रदूषण के बारे में, और अभी जो हम बात कर रहे हैं इस खबर में ऐसा दावा किया गया है कि जो यमुना का पानी का जो प्रदूषण का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये खबर भी हमने अलग अलग सोर्सों से जानने की कोशिश की तो सच पाया है कि यमुना का पानी वाकई बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है और जो पीने की सप्लाई में भी यूज़ होता है वो भी गंदा आ रही है। यहाँ तक कि जो इनको साफ़ करने के लिए मशीनें लगाई गई है वो भी इन्हें सही तरह से साफ़ नहीं कर पा रही है। मतलब इतने ज़्यादा प्रदूषण हो गया है। क्या है, अमोनिया क्लोरीन के साथ मिलकर जहरीले यौगिक बनाता है जिससे पानी की शुद्धिकरण प्रक्रिया प्रभावित होती है और शहर के कई इलाकों में पानी की सप्लाई कम दबाव में या बिल्कुल बंद हो जाती है। बिना पानी के आप किस तरह से दिल्ली जैसे शहर में सर्वाइव करेंगे? मतलब दिल्ली हमारे देश की कैपिटल है और वहाँ इस तरह की हालत होगी, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, पानी पीने के लिए अच्छा पानी नहीं, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं, तो आप इससे ज़्यादा बुरा तो कुछ बोल नहीं सकते हमारे देश के लिए। दिल्ली जल बोर्ड DGB ने पानी के टैंकरों में सप्लाई बढ़ाने और उपचार संयंत्रों को अपग्रेड करने की योजना बनाई है ताकि प्रदूषण के प्रभाव को कम किया जा सके। योजना बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत फ़र्क होता है। आपसे हम बहुत ही कड़े शब्दों में इस बात को बोलना चाहेंगे कि जो भी गवर्नमेंट हो, जिस प्रदेश में भी गवर्नमेंट हो, जो हमारे लिए एक आम नागरिक के लिए मूल सुविधाएं हैं जो सरकार देने के लिए बाध्य है, जिसके लिए हम उन्हें चुनते हैं, आप कृपया इन चीज़ों पर ध्यान दें और हमें इन चीज़ों को ध्यान दिलाने की ज़रूरत ना पड़े। बढ़ते हैं आगे की खबर की तरफ। ये खबर है एक लेख छपा है किसी अच्छे बड़े न्यूज़पेपर में। ये आर्टिकल क्या है? द आर्टिकल स्टेट्स दैट इंडिया हैड ओवरटेकन जापान टू बिकम द 4th largest economy in terms of GDP. However, due to the depreciation of the Indian rupee, India's GDP has slipped to 3.90 trillion, while Japan GDP is now 4.28 trillion, making Japan the 4th largest economy again. बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है और इसके बारे में ही हमने अभी थोड़ी देर पहले एक खबर में चर्चा की है। भारत के रुपये की वैल्यू गिरना किस तरह से पूरे आर्थिक स्थिति को चेंज कर देती है, पूरा वर्ल्ड लेवल ऑर्डर को चेंज कर रही है, उसके बारे में है। कहा क्या जा रहा है, भारत ने पहले जापान को GDP में पछाड़कर 4था स्थान प्राप्त किया था, लेकिन अब रुपये की मूल्य में गिरावट के कारण भारत की GDP घटकर 3.90 ट्रिलियन रह गई है, जबकि जापान की GDP 4.28 ट्रिलियन हो गई है। इसमें भारत फिर से जापान से पीछे हो गया है।
अभी तक इसके लिए बहुत ज़्यादा ढिंढोरा पीटा जा रहा था, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। देखने वाले सुनने वाले हर कोई ये समझे कि अरे हमारा देश तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हम तो कहीं विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और हम सभी लोगों को पछाड़ के जापान जैसे देश को भी पछाड़ के आगे बढ़ गए हैं। पर एक्चुअल फैक्ट क्या है, इस तरफ को कोई शायद बात नहीं करता है या बात करने की हिम्मत नहीं करता है। तो एक्चुअल फैक्ट ये है कि भारत का जो रुपये का वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा अब तक के स्वतंत्रता के बाद से सबसे ज़्यादा निम्न स्तर पर पहुंच गया है। तो ये जो वैल्यू है वो 91 रुपीज़ पर डॉलर को भी क्रॉस कर गया है और 92 तक भी पहुंच सकता है। तो ये बहुत ही ख़राब है स्थिति है, और इस कारण से भारत की जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की क्षमता या जापान से आगे निकल जाने की बात कही जा रही थी, अब वो बिल्कुल पीछे हो गई है। बढ़ते हैं हमारे आगे की खबर की तरफ। दैनिक भास्कर में छपा है मई 2024 में, 16 लगाया पर बिल से मुक्ति नहीं, फिक्स चार्ज दे रहा है झटका। शीर्षक से ही आप समझ सकते हैं कि क्या है। आगे हमने विश्लेषण किया तो फैक्ट चेक में खबर में बताया गया है कि इंदौर में सोलर पैनल लगाने वाले उपभोक्ताओं से बिजली कंपनियां फिक्स चार्ज वसूल कर रही है, जो 7 से 9 हज़ार तक हो सकता है। इससे सोलर प्लांट की लागत वसूल होने में 8 साल लग जाते हैं। जांच में पाया गया कि बिजली कंपनियां सोलर उपभोक्ताओं से अतिरिक्त फिक्स चार्ज ले रही है, जो नियमों के खिलाफ है। सरकार से फिक्स चार्ज हटाने की मांग की जा रही है। अब समझिए, आपने सोलर पैनल लगाया कि आपके बिजली की बिल में कटौती आएगी और आप कम से कम एक आप पर जो इकोनॉमिकली आपको जो रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं वो कम होगी। तो इसके उलट अगर सरकार ये करने लगे कि वो इस पर फिक्स चार्ज लगाने लगे कि हाँ आपको 6,000, 7,000, 9,000 मंथली देना ही पड़ेगा, तो फिर इसको जो लगाने में खर्च आया है सोलर पैनल को, वो वसूल करने में ही 4 से 5 साल लग जाएंगे। तो फिर ये इस तरह की चीज़ें अगर सरकार या बिजली कंपनियों को छूट देती है कि वो करे, तो फिर इससे बुरा कुछ नहीं होगा और ये सिर्फ दिखावा की चीज़ हो जाएगी कि आप सोलर पैनल को इनकरेज कर रहे हैं। तो आपसे ये सरकार से अनुरोध ज़रूर करेंगे कि इन चीज़ों पर ध्यान दें। कम से कम फैक्ट चेक में हम ऐसी चीज़ें कोशिश करते हैं आपके सामने लाने की, जो चीज़ें सरकार को भी ध्यान में रखनी चाहिए, एक आम आदमी को भी ध्यान में रखनी चाहिए, और जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ अच्छे कदम उठाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारी खबर द न्यू इंडिया में छपा है। ये हाल का ही है, जिसका शीर्षक है भेल, BHEL announces 1,000 crore rail component plant in Varanasi before 2024 election, later cancels project। क्या कहा जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर भी हमने फैक्ट चेक किया कि क्या ये सही है। बोला क्या जा रहा है वो पहले मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि भेल जो बहुत महारत्न कंपनी है ने वाराणसी में 1,000 करोड़ का रेल कंपोनेंट प्लांट लगाने की घोषणा की थी, जिसे चुनाव से पहले प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया था। बड़ी बात। बाद में इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया। चुनाव में आप चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, राजनीतिक पार्टियां करती है, ये हमने सुना है। पर अब राजनीतिक पार्टियां हमारे सरकारी संस्थानों का भी उपयोग करने लगी हैं। भेल जैसी प्रतिष्ठित जो महारत्न है, ये इनके थ्रू भी गलत वादे किए जा रहे हैं। ऐसा तो बहुत कम ही सुनने में आता था, बट हाल के दिनों में ऐसा हर तरफ, क्या ईडी, क्या CBI, क्या मतलब हर तरह से ये अच्छी खबर नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये सिर्फ हमें नहीं प्रभावित करेगी, हमारे बच्चों को भी, आने वाले भविष्य को भी प्रभावित करेगी। भारत सही तरह से एक आइडियल कंट्री है और इसको देखा जाता है तो उस तरह से ही उस चीज़ को बनाए रखना चाहिए। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जुमलेबाजी और नए नए तरीके से फर्जी खबर नहीं फैलानी चाहिए, झूठे खबर नहीं फैलानी चाहिए। जांच में पाया गया कि यह प्रोजेक्ट वास्तव में कभी शुरू ही नहीं हुआ
और चुनावी फायदे के लिए घोषित किया गया था। यह मामला राजनीतिक प्रचार के लिए परियोजनाओं के इस्तेमाल का उदाहरण माना जा रहा है। अब ये ऐसी चीज़ें हमारे लिए आइडियल बन जाती है, ये उदाहरण बन जाती है कि ये भी होने लगा, अब हम कहाँ जाएं। तो ठीक है, हमारा और हमारी टीम का ज़रूर ये काम है कि हम आपको ऐसी चीज़ों से, इन जो खबरें हैं ऐसी खबरों से अवगत कराएं, उसका फैक्ट चेक करें और आपके सामने सच्चाई लाएं। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो है द टाइम्स ऑफ इंडिया में जनवरी 22, 2026 को प्रकाशित हुई है। 65 स्टूडेंट सुसाइड्स एट IITs इन 5 years, एलुमनी ग्रुप कॉल्स फॉर अकाउंटेबिलिटी। बहुत दुखद घटना है और इसमें हमने फैक्ट चेक किया, इसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार जनवरी 2021 से दिसंबर 2025 तक IITs में कम से कम 65 छात्रों ने सुसाइड किया। ये आंकड़े ग्लोबल IIT एलुमनी सपोर्ट ग्रुप द्वारा संकलित है। RTI और अन्य स्रोतों से भी यही बातें, इस बात की पुष्टि होती है। तो ये बात सही है। ये कहने में भी हमें दुख हो रहा है कि IIT जैसी प्रतिष्ठित संस्थानों में भी अगर स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ा गंभीर मामला है और छात्रों में जो मानसिक तनाव है उस चीज़ को दर्शाता है। फैक्ट चेक में तो ये चीज़ सही खबर पाया गया। और क्या निकल के सामने आया है, पिछले 2 सालों में 30 मामले ऐसे आए हैं। 30 मामले 2 साल में। IIT कानपुर में सबसे ज़्यादा 9, खड़गपुर 7 आदि। बहुत ही दुखद, बहुत ही दुखद। हाल ही में IIT कानपुर में PhD छात्र की मौत से फिर चर्चा में आ गई। मतलब आप सुसाइड हो IIT में तब ये चर्चा में आती है, फिर ठंडे बस्ते में चली जाती। ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपको इस पर ज़रूर कम से कम, अब किसको कहा जाए, आप ही बताओ किसको कहा जाए इस बारे में। हम मेहनत कराते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, IIT में प्रवेश करते हैं और फिर सुसाइड कर लेते हैं। यह IITs में मानसिक स्वास्थ्य संगठन और जवाबदेही की मांग को दर्शाता है। मानसिक स्वास्थ्य भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस बात को भी समझना होगा। पेरेंट्स, स्कूल, टीचर्स और गवर्नमेंट को भी उस तरह की पॉलिसीज़ बनानी होंगी जिससे छात्रों पर मानसिक दबाव कम हो, उनके पाठ्यक्रम में सुधार करना चाहिए, जिससे कि उनको बर्डन जो महसूस होता है वो ना हो। बढ़ते हैं आगे की खबर की तरफ। दैनिक भास्कर 22 जनवरी 2026 की है, जो भोपाल में CM के आदेश पर हुई जल्द सुनवाई। मोबाइल की टॉर्च से दिखाकर बोला कर्मचारी, छोटे छोटे कण दिख रहे हैं, पानी ठीक नहीं है। बहुत ही हास्यास्पद लगता है इसको, इस खबर पर हंसना भी दुर्भाग्य है। क्या है मैटर वो बताते हैं। रिपोर्ट्स ने वार्ड 68, 70, 75 और 77 में जांच की, जहां नगर निगम कर्मचारी मोबाइल की टॉर्च से पानी देखकर छोटे छोटे कण देख रहे हैं, पानी ठीक नहीं है ये बोल रहे हैं। भोपाल में अभी आप क्या पानी की गुणवत्ता को सिर्फ मोबाइल के टॉर्च की रोशनी से पता कर सकते हैं कि हाँ ये सही, अच्छा पीने योग्य है या नहीं है? पर ये हुआ है। फील्ड टेस्ट की किट में 11 जांचें संभव है, लेकिन ज़्यादातर जगह सिर्फ क्लोरीन चेक किया या बिना केमिकल के नतीजे दे दिया। एक कर्मचारी ने केमिकल डालने से मना किया, कहा कि दूसरा अफसर ले गया है। यह है गंभीरता। यह इंदौर में दूषित पानी में मौतों के बाद CM के हर मंगलवार जल्द सुनवाई के निर्देश के बावजूद सिस्टम की लापरवाही दर्शाता है। अभी आपने खबर सुना होगा कुछ दिन पहले कि इंदौर में कई लोगों की जानें चली गई, कई लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो गए क्योंकि वहाँ पानी की जो सप्लाई लाइन थी वहाँ दूषित पानी मिल गया और उसके कारण बहुत ही ज़्यादा त्रासदी हो गई। तो उसके बाद CM ने जन सुनवाई का एक आदेश दिया और वहाँ पर ये बातें जन सुनवाई की जा रही है और इस तरह की बातें सामने आ रही है। तो ये सरकार के लिए भी बहुत शर्म की बात है कि वो पानी की गुणवत्ता को इतने बड़े इंसिडेंट होने के बाद भी आप नहीं ठीक कर पा रहे हैं।
और उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, या जिन अधिकारियों को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जिन कर्मचारियों को उस पानी के सैंपल टेस्ट करने दिए गए हैं, वो सिर्फ टॉर्च की रोशनी से इस पानी की सैंपल टेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत सही न्यूज़ नहीं है। हम इसकी बहुत अपने कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं कि आप कोई भी सरकार हो, इन चीज़ों को, ये हमारे लिए, एक कॉमन मैन के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। यह मध्य प्रदेश में पीने के पानी की गुणवत्ता और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठाता है। उठाना भी चाहिए, बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे। अगली खबर है thepoint.com पर प्रकाशित हुई है 20 जनवरी 2026 को। इन फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रंप 2.0 रेट ऑफ इंडियन अरेस्टेड बाय ICE ट्रिपल्ड। अब जो आज हमारे सामने खबरें आ रही है, ये बहुत ज़्यादा भारत की पहचान और भारत में जो कुछ भी हो रहा है, इस चीज़ को बहुत जो फैक्ट चेक में हम सही पा रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत चौंकाने वाली चीज़ है कि ऐसी ऐसी खबरें सही हो रही है। इस खबर में क्या कहा गया है, ट्रंप के पहले साल में भारतीयों की गिरफ्तारी क्या है सच, इसके बारे में पता करते हैं। अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले साल में भारतीयों की गिरफ्तारी की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है। आंकड़ों के अनुसार ट्रंप के पहले साल में IEC इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ने 1977 भारतीयों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 84% के पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। फिर भी गिरफ्तार किया गया, फिर भी उनको वापस भेज दिया गया। आप एक तरफ बता रहे हैं कि आपके भारत के पासपोर्ट की जो विश्वसनीयता है, या भारत के लोगों की जो विदेशों में बहुत अच्छी इमेज है, तो उस पर बहुत बड़ा प्रहार है। और ट्रंप प्रशासन का अगर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, तो हमने इसमें भी फैक्ट चेक किया, तो फैक्ट चेक में ये सही पाया गया है कि हाँ, बहुत सारे सोर्सों के ज़रिए हमने चेक किया है। तो गिरफ्तारी के आंकड़े क्या हैं, देखो। कैलिफोर्निया में 643 गिरफ्तारियाँ हुई है, टेक्सास में 236 गिरफ्तारियाँ हुई है, न्यूयॉर्क में 113 गिरफ्तारियाँ, इंडियाना में 101 गिरफ्तारियाँ हुई है। इतने सारी गिरफ्तारियाँ इंडियंस की। US में क्या किया जाता है, उनको वापस भेज दिया जाता है इंडिया। 2025 में 3258 भारतीयों को अमेरिका से निर्वासित किया गया। ट्रंप के पहले कार्यकाल में औसतन 1550 भारतीयों को निर्वासित किया गया था। पहले जो ट्रंप का टर्म था उसमें उससे लगभग डबल। बहुत ही कड़ी शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। इंडियन फॉरेन पॉलिसी भी इसमें बहुत बड़ी कटघरे में आती है कि हमारे देश के लोगों की विदेश में या अमेरिका को किसने ये अधिकार दिया कि वो हमारे लोगों को बेड़ियों में जकड़कर इंडिया में भेजे वापस। उन्होंने क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, ये फैक्ट चेक में साबित होता है, पर फिर भी उनको इस तरह से भेज दिया जाता है, तो ये बहुत बड़ी, सरकार के लिए भी बहुत शर्म की बात है। आगे बढ़ते हैं। द क्विंट में रिपोर्ट प्रकाशित होता है 26 दिसंबर 2025 को। वाई इंडियन फोर्सेज लॉस्ट 72 फाइटर जेट्स पायलट्स विदाउट एनी वार इन द लास्ट 26 ईयर्स। ये भी दुखद घटना है। दावा क्या किया जा रहा है, द क्विंट ने इंडियन एयरफोर्स IAF के लड़ाकू विमानों की दुर्घटनाओं और पायलटों की मौतों का डेटा दिखाया है, जिसमें बताया गया कि युद्ध के बिना प्रशिक्षण प्रशासनिक उड़ानों में काफ़ी क्रैश हुए हैं और कई पायलट अपनी जान खो चुके हैं। तथ्यों को हमने पड़ताल की तो स्वतंत्रता भारत रक्षक जैसे डेटाबेस के अनुसार भारत ने पश्चिमी युद्ध के बिना भी कई एयरक्राफ्ट और पायलट खोए हैं। सोशल मीडिया पर भी इसी तरह की संख्याएं, जैसे 213 फाइटर जेट क्रैश और 72 पायलट मारे गए हैं, साझा होती है। लेकिन ये सरकारी रूप से आधिकारिक संख्या नहीं है, बल्कि तृतीय पक्ष डेटा विश्लेषण पर आधारित है। पुराने विमानों जैसे MiG-21 जगुआर का बड़ा हिस्सा दुर्घटनाओं में रहा
और आईएएफ ने समय समय पर इन्हें चरणबद्ध तरीके से सेवानिवृत्त किया है या नया विमानों को शामिल किया गया है। ध्यान देने योग्य बात क्या है कि द क्विंट का डेटा सरकारी आधिकारिक जारी रिपोर्ट नहीं है, बल्कि एक डेटा विश्लेषण पर आधारित आर्टिकल है। अगर इस तरह से बिना जंग के भी इतनी संख्या में फाइटर जेट्स भी जाएं और उनमें जो हमारे जाबाज पायलट हैं उनकी भी जाने जाती है, तो ये सोचने वाली बात है और इस को एक गंभीर मैटर के लेना चाहिए। इसके लिए जो भी सुधार किए जाने चाहिए वो ज़रूर सुधार किए जाने चाहिए। अच्छा, अब इसमें जो आर्टिकल में दिया गया है इस पर हमने विश्लेषण किया, तो इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं उन्हें स्वतंत्र सोर्सों से मिलाकर देखा जाना चाहिए। वे गलत नहीं है, परंतु सरकार द्वारा संसदीय जवाब या आधिकारिक आंकड़ों से सीधे प्रकाशित संख्या नहीं है। संख्या में आप जरूर डिफर कर सकते हैं, विश्लेषण है, आप इसको एक विश्लेषण के रूप में देखिए और ये एक्सपेक्ट करिए कि सरकार इसके लिए अच्छी कदम उठाएंगे। संक्षेप में अगर आपको बताऊं तो इस आर्टिकल में हाँ, भारत में आईएएफ के पायलटों और लड़ाकू जेट्स की दुर्घटनाएं हुई हैं। क्विंट का आर्टिकल डेटा एनालिसिस आधारित है, न कि सीधे सरकारी डेटा रिपोर्ट। इसे पक्षपातपूर्ण या फेक नहीं कह सकते, पर इसमें दी गई संख्याएं सही तौर पर अवस्थित तृतीय पक्ष डेटा पर आधारित है, न कि आधारित रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट से सीधे। डेटा में फ़र्क हो सकता है, आंकड़ों में फ़र्क हो सकता है, पर जो विश्लेषण किया गया है इस पर ध्यान देने वाली बात है। हमारे बच्चे अगर आईएएफ में जाते हैं और इसी तरह से क्रैशेस हो जाते हैं, जान गंवाते हैं, तो बहुत सोचने वाली बात है। बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जो भास्कर इंग्लिश से लिया गया है 20 जनवरी 2026 को। इसमें जो शीर्षक है वो है 3 कोच भोपाल मेट्रो एवरेजेस ओनली 30 पैसेंजर्स, 1 month of commercial operations completed, ridership far below expectations, raising concerns about metro users। कहा क्या जा रहा है उसके बारे में मैं बताता हूँ संक्षेप में। भोपाल मेट्रो राइडरशिप यात्रियों की संख्या के बारे में है और उसके बारे में जो आंकड़े हमने इस आर्टिकल के थ्रू जो दिए गए हैं उस पर जांच किया तो वो सही पाए गए हैं। मैटर ये है कि भोपाल मेट्रो की यात्रियों की संख्या अभी बहुत कम है। 1 महीने के व्यावसायिक संचालन के बाद दैनिक राइडरशिप आंकड़े औसतन बहुत कम है, लगभग 300 से 1300 प्रतिदिन रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जो अपेक्षित संख्या से कहीं कम है। जो अनुमान किया गया था उससे बहुत ज़्यादा ही कम है। कई रिपोर्टों के अनुसार हर ट्रिप पर औसतन लगभग 30 यात्रियों तक ही सवारी हो रही है, सिर्फ 30 मेट्रो में। ठीक है, यात्रियों की कमी के कारण ट्रिप्स और समय सारणी में बदलाव किए गए हैं, जैसे सुबह की शुरुआत दोपहर में बदलना और ट्रिप्स की संख्या घटाना। ये कदम किया जाए। क्यों कम किए गए हैं वो समझिए। मेट्रो का नेटवर्क अभी छोटा है और पूर्ण रूप से कनेक्ट नहीं है, जिससे लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए इनका उपयोग करना ठीक कठिन हो रहा है। कम कनेक्टिविटी और लंबे इंतजार के कारण रोज़मर्रा के यात्रियों की संख्या कम है। प्रतिक्रिया प्रशासन का इस पर क्या कहना है वो भी जान लेते हैं। अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक चरण में कम संख्या सामान्य है और जैसे नेटवर्क बढ़ेगा यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है। निष्कर्ष क्या निकलता है? हो रहा है दावा कि भोपाल मेट्रो में कम यात्रियों के कारण समस्या है, यह सटीक है। वर्तमान आंकड़े स्पष्ट रूप से कम राइडरशिप दिखा रहे हैं और इसके कारण संचालन समय, ट्रिप्स और योजना पर असर पड़ा हुआ है। अब आप बड़ी बड़ी परियोजनाएं लाते हैं, बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और एक अनुमान, एक आंकड़ों के हिसाब से आगे उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, बनती है, करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है और उसके बाद वो जो जिन आंकड़ों और अनुमानों के हिसाब से, जिन सजेशंस के हिसाब से, जिन इच्छा या सरकार राजनीतिक फ़ायदे या जिस कारण से भी आपने ये डिसीज़न लेते हैं, सरकार डिसीज़न लेती है और उसके उलट परिणाम जब आने लगते हैं फिर उसको सरकार लिपापोती करने में लग जाती है,
कम ज़्यादा यात्री ये वो, तो उसके संदर्भ में ही कहा गया है कि मेट्रो रेल परियोजना में बहुत खर्च किया गया और ये अनुमान लगाया गया कि यात्री भोपाल मेट्रो में बहुत ज़्यादा होंगे। उसकी अपेक्षा बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं। कारण भी दिए गए हैं कि आप सही समय पर नहीं चला रहे हैं या सही टाइम पे नहीं पहुंचा रहे हैं, संचालन कर रहे हैं रेल का, उसके कारण भी यात्रियों की कमी आ गई है। प्रशासन का अलग कहना है कि नहीं ठीक है, अभी ये कारण है, शुरुआती है, ये है वो है। तो ठीक है, चलिए जो भी है, पर जो इन परियोजनाओं पे जो खर्च किए जाते हैं उन पर हमारा भी अधिकार होता है। हमने हमारे टैक्स के पैसे से ये सब परियोजनाएं बनती हैं, और उसके उलट आप जब सिर्फ परियोजना बना के इन चीज़ों पर करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं और रिज़ल्ट कुछ नहीं आता है, हमारे फ़ायदे के लिए ये की गई चीज़ें हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा पाती है, तो हमें बहुत दुख होता है। कोई नहीं, ठीक है। आज भी हमने बहुत सारे फैक्ट्स चेक किए हैं, बहुत सारे न्यूज़ के एनालिसिस किए हैं, सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में पढ़ा, जाना, समझा, क्या सही है क्या गलत है। हम रोज़ कुछ ना कुछ ज़रूर इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम ये आशा करते हैं कि हमारे दर्शक जितने भी लोग हैं वो भी इन चीज़ों पर ज़रूर गौर करते होंगे, और फैक्ट चेक की जो टीम की जो प्रयास है, उस प्रयास में हम खरे उतर रहे होंगे। ये आप पर डिपेंड करता है। आप हमें अपनी सुझाव और अपनी जो भी किसी मैटर पे कुछ कहना चाहते हैं, या हमारे द्वारा प्रकाशित या की गई जो खबर है, जो जिस पॉइंट्स पर हम फैक्ट चेक कर रहे हैं, उस पॉइंट्स पर, उस न्यूज़ पर आपको कुछ प्रतिक्रिया देनी है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको उत्तर दें, और जो आपकी सही सजेशन है उसको भी माने, और इस कार्यक्रम को और बेहतर से बेहतर करने की दिन प्रतिदिन कोशिश जारी रहेगी। तो आज के फैक्ट चेक एपिसोड में इतना ही, और हम फिर कल मिलेंगे नए न्यूज़, नए फैक्ट चेक्स के साथ, नई खबरों का विश्लेषण करेंगे, और जहाँ भी कमियां हैं उसको ज़रूर दूर करने की कोशिश करेंगे। जहाँ फर्जी खबर है उसको हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। जो सच्चाई की खबरें हैं उसको, उस पर भी हम बात करेंगे, और एक अच्छा सोशल नेटवर्क और जो खबरों का सिलसिला है वो जारी रखेंगे। धन्यवाद।